सभी बी के भाई बहनों को और पीबी के भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरी महिमा करते हुए एक पोस्ट मुझ तक पहुंचा जो सुनने योग्य है। किसी भाई ने पोस्ट किया है, सावधानी बीके और पीबी के बहनों के लिए ज़रूरी सूचना। रेनू मिश्रा, जितेंद्र कलाल के इरादे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। बहुत संभावना है कि ये लोग बहुत सारा पैसा कमाने की कोशिश में है और इनका पहला इरादा उन बीके पीबी के लड़कियों को मदद और नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाना हो सकता है। स्कूल के बहाने ये लोग एक आश्रम बनाना चाहते हैं। इतना विश्वास है इन भाई को, स्कूल के बहाने ये लोग एक आश्रम बनाना चाहते हैं जहाँ वे धार्मिक गुरु बनकर बैठ सके। अगर कोई पूरी तरह से नास्तिक धर्म में रहता है तो वो बुरे काम करने से नहीं डरता। वो लोग पीबीके के ज्ञान पर भी विश्वास नहीं करते, इसलिए कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें। रेनू मिश्रा, जितेंद्र कलाल एंड गैंग। पहला टारगेट पीबीके बहनों को मदद का दावा करके बरगलाना और अपना एक संगठन बनाने की मंशा है। यह लोग एक स्कूल का दावा करते हैं जिसमें बोल रहे हैं कि 300 बच्चों के लिए कुछ टीचर्स की ज़रूरत है और वह लोग टीचर्स के लिए खास पीबीके बहनों को ही जॉब देने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और। ना तो उनके पास कोई बड़ा स्कूल है और ना ही उनके पास कोई 300 बच्चे हैं। यह लोग जिन जिन बहनों को वहाँ पर आने के लिए ऑफ़र दे रहे हैं और उनको साथ में कुछ पैसा भी लेकर आने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, और पहले इन्होंने माउंट आबू में प्रयास किया तो उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, तो यह लोग यहाँ माउंट आबू में अपना संगठन स्थापित नहीं कर पा रहे थे, इतनी क्षमता नहीं थी। तो इन्होंने फिर सबसे सस्ती जगह डूंगरपुर, जो कि माउंट आबू से 350 किलोमीटर दूर डूंगरपुर नामक एक जगह पर रह रहे हैं, एक छोटा सा बंगला रेंट पर लेकर अपना एक संगठन बनाने की फिराक में है। बीके और पीबी के माता बहनों को बरगलाकर उन्हें जबरन फंसाने और अपना संगठन बढ़ाने मंशा हो सकती है। बीके और पीबीके की बहन है जो बाहर रह रही हैं, वह ऐसे लोगों से सावधान रहें। ओम शांति। भाई, जो भी आप हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन तक मैं कभी फेमस नहीं हो सकी, आपके इस पोस्ट से मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊंगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप मुझे फेमस कर भी रहे हैं तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दें, क्योंकि डिग्री इकट्ठा करने में मैंने पैसे लगाए हैं। तो अगर आप डॉक्टर रेनू मिश्रा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा। थैंक यू सो मच इस पब्लिसिटी के लिए। और ये जो भी आपने किया है ना, जो भी मेरे ऊपर रिसर्च किया है, पहले इस रिसर्च के बारे में मुझे क्या कहना है वो तो बाद में कहूँगी, लेकिन आपका ये मैसेज पढ़कर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, उसके घर में फाइनेंशियल दिक्कतें थी। तो वो एक महात्मा के पास गया। उसने बोला, महात्मा जी, मुझे समझ में नहीं आता मैं अपनी फाइनेंशियल दिक्कतें कैसे सॉल्व करूँ। तो उस व्यक्ति की एक बेटी थी। तो उसने, उस महात्मा ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए रोज़ शाम को अपनी बेटी के साथ तुम कहीं दूर चले जाओ, ओके, और फिर अगले दिन सुबह में तुम वापस आना, ओके। कुछ दिन ये तुम करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सच में उस व्यक्ति ने यही किया। महात्मा जी ने बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। तो वो रोज़ शाम को अपनी बेटी को लेकर के और कहीं चला जाता था और सुबह में आता था। और कमाल, कुछ दिनों के बाद सच में उसकी सारी दिक्कतें सुलझ गई। ये गया बहुत जिज्ञासा से, इसने महात्मा जी से पूछा, आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे मेरी सारी समस्याएं सुलझ गई। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो भी बोझ था, पहले का, पिछले जन्मों का जो भी बोझ था, वो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब कर लिया, ग्रहण कर लिया, जिन्होंने तुम्हारे बारे में बातें बनाई। हुआ ये कि आप अपनी बेटी को लेके बाहर गए, फिर अगले दिन सुबह में आए। अब देखने वाले लोग जो एक पॉजिटिव एंगल से सोचने की कैपेसिटी नहीं रखते,
वो तो आप समझ ही सकते हैं कि वो क्या सोचेंगे। तो सब ने ये बेकार की बातें बना बना के तुम्हारे ऊपर जो बोझा था ना, उसको वो खींचते गए, तो तुम्हारे ऊपर का सारा बोझा उतर गया और इसीलिए तुम समस्या से बाहर आ गए। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे ये भाई हों, चाहे और भी भाई जो भी मेरे बारे में बातें बना रहे हैं, उन सब का धन्यवाद। बाकी अगर आपने मुझे गैंगस्टर की सरगना करार दे ही दिया है, या मैं एक क्या बोला आपने, संगठन और मैं उसमें हेड बनना चाहती हूँ, तो मैं आपको जो मेरा जो गैंग जहाँ रहता है उस गैंग की जगह उससे भी मैं रूबरू करा देती हूँ, और मेरे जो गैंग के मेंबर्स हैं उनसे भी मैं आपको रूबरू करा देती हूँ, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से जान पाए। और ये है, अगर आप भाई देख पा रहे होंगे, नालंदा विद्यापीठ का अगर आप नाम देख पा रहे हैं, ये है नालंदा विद्यापीठ। और ये यहाँ के ये व्हीकल्स, अभी छुट्टी डिस्पर्सल का टाइम है, ये वैन और ये ड्राइवर्स यहाँ खड़े हैं। और ये यहाँ से नालंदा विद्यापीठ का ऑफिस शुरू होता है। और ये मेरे गैंग के कुछ मेंबर्स, ये हमारे टीचर्स जो कि आज ट्रीट एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 3-4 महीनों में। ये ट्रीट उसी बात के लिए है, आप लोगों ने स्टे बैक किया और काफ़ी वर्क हार्ड किया। ओके, ये गैंग के हमारे एक और मेंबर हैं। ओके, और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तारा से हेलो, से हेलो यश, हेलो भरत, हेलो या। सो ये हमारे गैंग के मेंबर्स, ये ओनर, स्कूल के जो ओनर है उनका ऑफिस। ये छोटा सा ग्लिम्स आपको मैंने दिया स्कूल के बारे में। अभी मैं हूँ अपने स्कूल के कैंपस में, नालंदा विद्यापीठ का कैंपस, और ये स्कूल के क्लासेस आप देख पा रहे हैं। और हमारे स्कूल के बच्चे क्लास 1 to 5 के प्यारे प्यारे बच्चे, जिन्होंने आज क्या किया बच्चों, क्या किया आज आपने? सफाई, अपने अपने क्लासेस की सफाई। क्यों की सफाई? गांधी जयंती है। तो गांधी जयंती है तो गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जयंती है तो गांधी जी को सफाई पसंद थी, क्लेanलीनेस, इसीलिए क्लेanलीनेस ड्राइव चल रहा है। तो आपने पूरे स्कूल की सफाई की? ओके, ऐसे ही साफ स्कूल को रखेंगे या एक दिन की सफाई है बस? साफ रखेंगे। ओके, गुड। और अभी मैं आ रही हूँ, ये है केजी सेक्शन के ये बच्चे, ये टीचर। केजी सेक्शन के बच्चों ने आज सफाई की अपने क्लास की? सफाई की है? अच्छा, अपने क्लासरूम को साफ रखेंगे या फिर आज सफाई की और कल से गंदा शुरू? नो? ओके, गुड। And now I am with my senior kids starting from class 6 to 9. So these are the senior students of Nalanda Vidyapith. So what did you do, children, today? What did you do today? What did you do in the morning? Anybody? Dusting and only dusting. Cleaning. What did you clean? Okay. And did you do the brooming also? Yes. Okay. Brooming of your classes? Yes. The whole campus? Yes. Why did you do it? So today is Gandhi Jayanti, so what? So?
स्वच्छ भारत अभियान. What is Swachh Bharat Abhiyan? What is Swachh Bharat Abhiyan? Anybody? Yeah. What is the meaning of Swachh Bharat Abhiyan? Anybody raise your hand and tell me what is Swachh Bharat? अपने देश को साफ सुथरा रखना है. तो उससे पहले सबसे पहली सफाई कहाँ से शुरू होती है? खुद से. पहले अपने आप को साफ रखना, अपने शरीर को, अपने मन को, और उसके बाद अपने सराउंडिंग्स, अपने क्लासरूम को और अपने स्कूल को, एनवायरनमेंट को. सो एवरीथिंग, यू क्लीन एवरीथिंग टुडे, राइट? ओके. तो सफाई एक दिन की थी, आज की? कल से गंदगी शुरू? सो यू विल कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन? ओके, गुड. So these are my lovely children of the senior section. Thank you so much, children. Okay, so अभी आप देख पा रहे हैं ये है नालंदा विद्यापीठ स्कूल. आई होप ये नेम आपको बहुत क्लियर होगा, नालंदा विद्यापीठ. और ये अभी डिस्पर्सल का टाइम है. ये बसेस, ये आप देख रहे हैं कि ये बसेस लगे हुए हैं और इसमें बच्चे बैठ रहे हैं. ये सारे बच्चे, ये हमारे गैंग के मेंबर्स. ये प्यारे प्यारे बच्चे. और यहाँ से ये बच्चे डिस्पर्सल के टाइम पे निकल रहे हैं. और यहाँ से ये ऑफिस की एंट्री शुरू होती है. ये हमारे गैंग के मेंबर. सुनील सर, से हेलो. यहाँ से आई एम रिकॉर्डिंग माई गैंग मेंबर्स. ओके, सो यहाँ से ये ऑफिस का ग्लिम्स. यहाँ से ये बच्चे बाहर निकल रहे हैं. से हेलो चिल्ड्रन, बाय. से बाय बाय बाय. से बाय. ओके, सो ये अभी मैं स्कूल के अंदर बिल्डिंग में आई एम एंटरिंग. छुट्टी का टाइम है. बाय बेटे. सो दीज आर द क्लासरूम्स. इसमें बच्चे बैठे हुए हैं. Yes, no running, no running. In line, otherwise you're not going home. ये हमारे गैंग के और दूसरे मेंबर्स, ये टीचर्स. हर्षा मैम, से हेलो. हेलो. ओके, ये ड्राइवर्स खड़े हैं. ये बाकी क्लासरूम्स. और ये हमारा केजी सेक्शन, केजी क्लासरूम, जिसमें से बच्चे अभी सारे निकल चुके हैं. ये हमारी गैंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर है. से हेलो संजना. हेलो. थैंक यू. तो भाई अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे गैंग के जो मुख्य सरगना हैं. वो सामने बैठे हैं, मिस्टर जितेंद्र कलाल. सो सर, नहीं सर तो आपको कैसे बोलूँ, अब तो आप गैंग के मुख्य सरगना हैं. तो आपको कुछ बोलना है Yes. इस टॉपिक पे? या सभी भाइयों को और बहनों को मेरा प्रणाम.
ये जो एक पोस्ट आई है उसी के रिगार्डिंग हम लोग उसका रिप्लाई दे रहे हैं। हालांकि जो सत्य है, सत्य को किसी प्रकार का कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती है, सत्य को आँच नहीं होती, सांच को आँच नहीं कहा भी जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे। ऐसा है कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आई एम माई सेल्फ जितेंद्र, आई एम एन एजुकेटर। मैं एक एजुकेटर हूँ और मेरे यहाँ मेरी संस्था में बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको हम सक्सेसफुली 2016 से रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब जब हम ये मैम के या बहन के लीजिए इनके कांटेक्ट में जब आए, जब इन्होंने हमारे यहाँ पर ज्वाइन किया, तो बातों बातों में इन्होंने इस तरह की चीज़ें बताई कि आश्रम की ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो आश्रम के रीति नीति नियमों में फिट नहीं हो पाई या किसी मजबूरीवश आश्रम से बाहर निकली और वापस आश्रम में वो एंटर नहीं कर पा रही है, तो आश्रम के बाहर कष्टमय जीवन जीने को मजबूर है। उन्हें कई सारे समझौते अलग अलग करने को पड़ रहे हैं। एक पवित्र जीवन जो आश्रम में वो लोग जी रही थी, उस पवित्रता के साथ में भी समझौता करने तक की नौबत इन लोगों को कई दफा आ जाती है। जब ऐसी बातें सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने इनको ये आगे चल करके कहा कि हम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ बहनों को यहाँ पर रख सकते हैं, इनका रहने का, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं और बदले में इनको सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक एक जॉब या फिर यूं कहें कि उन्हें कार्य क्षेत्र में हम जगह भी दे सकते हैं। तो हम इन्हें एक सम्मानजनक कार्य देने के लिए यहाँ पर बुला रहे हैं। हमारी ऐसी न कोई मंशा है, न कोई मठाधीश बनना है, न कोई मठ बनाना है, न ही किसी प्रकार का हम कोई संगठन तैयार करना चाह रहे हैं। हमें किसी संगठन की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो वैसे भी देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा की जोत जो हमने जलाई है, उस जोत में वो बहनें भी आकर के अगर अपने श्रम दान से कुछ उजियाला इस अंधेरे, किसी बालक के अंधेरे जीवन में अगर वो बहनें भी आकर के कर देती हैं, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। तो हम कोई ऐसा संगठन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल हमारा जो काम है शिक्षा देना, और उस शिक्षा देने के काम में अगर हमारे से ये हो पाए, जो मजबूरी में आश्रम से बाहर निकली हुई बहनें हैं, उन बहनों के लिए अगर मैं कुछ कर पाया, तो मैं भी अपने आप को ये मानूंगा कि धन्य हूं कि मेरा जीवन, कुछ मेरे हिस्से के कुछ पाप होंगे जिनको मैंने काट लिया और इन बहनों को मेरे यहाँ पर मैंने आश्रय दे दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रेणु मिश्रा। कुछ दिनों पहले मैंने एक लीफलेट कुछ भाई बहनों को भेजा था। उसके बाद अलग अलग जगहों से मेरे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं, सभी के अलग अलग सवाल। उन सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो। आपका पहला सवाल, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ ये बताने से पहले ये जरूरी है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं कौन नहीं हूँ। मैं कोई गुरु माँ नहीं हूँ, मैं कोई महान आत्मा नहीं हूँ, मेरे में किसी महान आत्मा की प्रवेशता नहीं है, मेरा कोई पार्टी बनाने का उद्देश्य नहीं है, और सबसे जरूरी बात, मैं कोई अष्ट रत्न या अष्ट देव नहीं हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ। अगर लौकिक रूप से कहें तो मैं एक इंसान हूँ, एक औरत हूँ। अलौकिक रूप से कहें तो मैं एक आत्मा हूँ जिसने परमात्मा का परिचय लिया है, परमात्मा का ज्ञान लिया है, जिसे इस बात पे विश्वास है कि अभी परमात्मा का गुह्य कार्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसे इस बात पर विश्वास है कि भगवान ने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दिया है, और वह ये है कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको अपने आप से हम कैसे दूर करें। ये काम अपने आप में बहुत बड़ा काम और बहुत ही कठिन काम है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। ज्ञान की बहुत ज्यादा गहराई, ज्ञान की चर्चा ना तो मैं करती हूँ, ना मैं किसी को ज्यादा ज्ञान देती हूँ, ना मैं किसी से ज्यादा ज्ञान लेती हूँ। आपका अगला प्रश्न, क्या बहन जी आप आश्रम के खिलाफ हैं? क्या आप आश्रम से बहनों को बाहर निकालने का उद्देश्य रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। मेरे हिसाब से आश्रम में रहना अत्यंत सौभाग्य की बात है, और जो बहनें अभी कमजोरी वश या किसी भी कारणवश अगर ऐसा संकल्प कर रही हैं कि मैं आश्रम छोड़ करके बाहर में आऊं, सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहती हूँ।
आश्रम में माना कई ऐसी कठिनाइयां हो सकती हैं, तालमेल में कुछ कमी हो सकती है जिसके कारण आपको ऐसे संकल्प आ रहे होंगे, लेकिन मेरी प्यारी बहन याद रखना, अगर आप जगह बदलेंगे वहां पर भी आपको तालमेल की ऐसी दिक्कत आ सकती है। अगर आप दुनिया में बाहर आएंगे, आपको क्या लगता है जहां पे भी आप रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। जहां भी नौकरी करेंगे वहां भी लोग होंगे, आप कहीं भी रहेंगे, चाहे घर में रहें चाहे किसी हॉस्टल में रहें, आप लोगों के साथ रहेंगे। इसलिए पहली कोशिश आपने यही करनी है कि अगर ऐसा हो सके कि अपने आप में कुछ परिवर्तन लाकर आप वहाँ आश्रम में अपने आप को स्टेबल कर सकें, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। क्योंकि आश्रम में रहना ये छोटी बात नहीं है, ये मैं इसको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत की, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है कि एक धक से बाबा के लिए, बाबा की सेवा के लिए कोई बहन अगर अपना सब कुछ न्यौछावर करे, तो अगर आप सालों से आश्रम में रह रहे हैं, तो फिर अब लास्ट के ये कुछ साल जो भी रह गए हैं, इसमें आप उस चीज़ से बच सकें, आश्रम आपको ना छोड़ना पड़े, तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ साथ मैं आश्रम की जो बड़ी बहनें हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं और उन पर टीचर को कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उनसे अलग से बात करनी पड़ती है, उनकी अवस्था के हिसाब से उन्हें राय देनी पड़ती है, जिसे हम आजकल काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। तो उन बहनों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कुछ कमज़ोर बहनें हैं जिनके अगर ऐसे कमज़ोर संकल्प आ रहे हैं, तो उन पर उनका ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि ये जो हैंड्स हैं, ये जो बहनें हैं, ये अत्यंत कीमती है। ये इतने सालों से जो प्योरिटी को धारण करके बाबा की श्रीमत के हिसाब से चल रहे हैं, वो अंत में अगर बाहर जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका कुछ नुकसान हो जाए। और अगर उनका कुछ नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं हमें आपको ये दुख ही होगा कि शायद हमने कुछ ऐसा किया होता, शायद हमने कुछ इनिशिएटिव लिया होता तो शायद वो रुक जाती। तो इस शायद के लिए ये रिक्वेस्ट है कि सीनियर बहनें इन बहनों का थोड़ा विशेष ख्याल रखें। लेकिन फिर भी अगर बहनें इनको थामने की पूरी कोशिश कर रही हैं और इसके बावजूद भी बहनें नहीं रुक रही हैं, तो अंत में बाबा एक ही शब्द कहता है, ड्रामा। ड्रामे में जिसको जिस समय जहाँ जाना है, जिन आत्माओं के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करना है, उससे तो कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ पे अगर स्कूल के बच्चों के हिसाब से एक कहानी याद आती है कि एक छोटा बच्चा स्कूल आते आते परेशान हो चुका था, तो उसने अपने पिता को कहा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बस मुझे स्कूल से मुक्त कर दो, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, बहुत टेंशन है, डेली होमवर्क करना है, डेली लेसन लर्न करो, टेस्ट देना, बिग हेडेक। तो उसके पिता ने कहा कि अब पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? उसने बोला जिनके पास पैसे होते हैं वो बहुत अच्छे से जीते हैं। पिता ने कहा कि आप पैसे कैसे कमाओगे, अभी तो आप बड़े भी नहीं हुए, आप उतना आपने कुछ सीखा भी नहीं है। तो पिता ने उनको राय दी कि ठीक है, आपको मैं पैसा कमाने का एक बहुत सरल सा उपाय बताता हूँ। उन्होंने बच्चे को एक थैला दे दिया, उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, आपको घूमने का बहुत शौक है, बस घूमते रहो और रास्ते में जो भी इस तरह की चीज़ें मिल जाए, बॉटल मिल जाए, कहीं गिरा हुआ कोई भी चीज़, जिस वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ मिल जाए तो वो इस बोरी में भरते रहना और शाम को ये मुझे जमा करना, तो उसके बदले मैं आपको पैसे दूंगा, पैसे से आप एंजॉय करना। बच्चा बड़ा खुश हुआ, ये तो बहुत ही मज़े वाला काम है, घूमते रहो, सामान उठाते रहो। पहले दिन उसने किया, उसे बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा भी आया। दूसरे दिन से उसका मज़ा धीरे धीरे घटने लगा। एक हफ्ते के बाद वो खुद जाके पिताजी को ये कहता है कि वो स्कूल ही ठीक था, फिलहाल मुझे लगता है कि मैं अभी स्कूल जाता हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ। सो कहने का भावार्थ ये है कि कभी कभी हमें किसी को समझाने के लिए, कभी कभी हमें उनकी बात को माननी पड़ती है। हमें उनका साथ नहीं छोड़ना, लेकिन कुछ लिमिट में रह करके हमें उनकी बात माननी होती है, लेकिन हमें उनके साथ चलना होता है।
हो सकता है कि जो बहनें अभी ये सोच रही हैं, कुछ टाइम के बाद अगर ये बाहर निकलने के बारे में भी सोच रही हैं, बाहर में भी अगर उनको थामने के लिए कोई ऐसा है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद कंपेयर करने के बाद उन्हें खुद ये लगे कि नहीं, आश्रम ही एक अच्छा विकल्प था, मुझे शायद वापस जाना चाहिए, तो हो सकता है वो वापस भी चली जाए। तो ये तो पहला प्रश्न हुआ। फिर ये दूसरा प्रश्न कि क्या मैं आश्रम के खिलाफ हूँ? बिल्कुल नहीं। अब सबसे मेन सवाल कि फिर आप क्या करने का मकसद है, आप क्या करना चाह रहे हैं? स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चों को हम 80% 90% लाने का लक्ष्य देते हैं, ये सत्य है। लेकिन इसके साथ साथ एक सत्य ये भी है कि सभी बच्चे 80% 90% मार्क्स लाने में कामयाब नहीं होंगे। इस सत्य को जब हम नहीं स्वीकारते हैं, वहीं परेशानी की शुरुआत होती है। एक टीचर होने के नाते हमें ये पता होता है कि टॉपर के अलावा भी जो बच्चे हैं, जो एवरेज होंगे, जो बिलो एवरेज होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल मार्जिनल होंगे, जो फेल भी हो सकते हैं। तो हमें बच्चों को थोड़ा अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। यकीन मानिए, कभी कभी हमें क्वेश्चन पेपर भी अलग अलग सेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं, अगर केवल उनके हिसाब से ही अगर प्रश्न पूछे जाएं, तो फिर ये जो बहुत ही मार्जिनल लेवल के बच्चे हैं, वो तो शायद इतने डिमोटिवेट हो जाएंगे कि वो लाइफ में कुछ भी करना ही नहीं चाहेंगे। कहने का भावार्थ ये कि सारी कोशिशों के बावजूद भी हमें ये स्वीकारना होगा कि अभी का जो समय चल रहा है, उसमें कुछ बहनें ऐसी होंगी जिनके अंदर इतना दम नहीं होगा कि वो शायद आश्रम के नियमों के हिसाब से वो चल पाए। या ये भी हो सकता है कभी कभी मन में बोरियत आ जाती है एक तरह की लाइफस्टाइल को जीते जीते। या कभी ऐसा भी होता है, ज़्यादातर जो केसेस मेरे सामने आए हैं, कि बहनों की तबीयत खराब हो जाती है, इस वजह से उनको लगता है कि उन्हें बाहर जा कर के ढंग से इलाज कराना चाहिए, अपने हिसाब से रहना चाहिए, जो आज़ादी उन्हें आश्रम में नहीं मिलती है। तो अलग अलग कारणों की वजह से, जैसे स्कूल में अलग अलग बच्चे हैं, उसी तरीके से आश्रम में भी जो बहनें, जो बाबा के बच्चे, उनकी भी अलग अलग अवस्था है। तो मेरा सिंपल सा मकसद सिर्फ ये है कि अगर किसी जेन्युइन कारण की वजह से ये बहनें अगर बाहर आ रही हैं, तो इनका कोई नुकसान ना हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, इनकी प्योरिटी बरकरार रहे। इनको थामने के लिए कोई व्यक्ति अगर बाहर में है, तो फिर ये थोड़ा समय लें अपने फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए। कुछ साल पहले मैं माउंट आबू में सेंट मेरी स्कूल में एज अ काउंसलर कार्यरत थी, और उस समय मैं ज्ञान योग के लिए आश्रम जाया करती थी। तब से कुछ भाई बहनों से जो मेरा संपर्क है, उससे मुझे ये पता चला कि बहनें जब बाहर निकलती हैं, तो जब हमें बाबा मिलता है, उस वक्त की अवस्था बहुत ही एक यूफोरिक स्टेज होता है। इतनी खुशी होती है कि उस समय हमें कुछ भी नहीं दिखता, क्या डिग्री, क्या पढ़ाई, हम सब कुछ छोड़ करके बस एक बाबा, दूसरा ना कोई, वो वैसे नशे में हम रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया और वो सेंटर पे समर्पित हो गई। तो जब अब ये सेंटर से बाहर आते हैं, तो फिर इनके सामने प्रश्न उठता है कि अब शुरुआत करें तो करें कहाँ से? क्योंकि जब हम घुसते हैं, तो आप सभी अनुभवी होंगे कि उस समय हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, घर में तो सबसे ज़्यादा, उसके अलावा भी। तो फिर हम ज्ञान में चलने की शुरुआत करते हैं। तो बाहर निकलने के बाद वो लोग तो पूरी तरीके से शायद स्वीकारेंगे भी नहीं, या स्वीकारेंगे भी तो उनको भी मुश्किल आएगी, समाज को क्या जवाब देंगे। ऐसे में आत्मा खुद ही सोचती है कि हम उन पे बोझ ना बने, हम आत्मनिर्भर रहें। तो मेरा सीधा सा मकसद सिर्फ ये है कि इन बहनों को थमाया जाए, इनको थोड़ा समय मिले, ये आत्मनिर्भर बने। आश्रम में रहने और आश्रम से बाहर निकलने के बाद किसी और पर निर्भर रहने के बीच का भी एक रास्ता है,
जो है आत्मनिर्भर रहना। आत्मनिर्भर बनने के फायदे, आत्मनिर्भर बनने के संघर्ष में कई बार ये समझ में आ जाता है कि आश्रम में रहना मेरे लिए शायद ज्यादा बेहतर था, और हम अपना फैसला बदलकर हम वापस आश्रम में जा सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने का दूसरा फायदा, अगर हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं और कल को हमें शादी भी करनी पड़ती है तो हम एक सही व्यक्ति का चुनाव कर पाते हैं। बिल्कुल इसका विपरीत, अगर हम आश्रम से निकलते हैं जल्दबाजी में, एक डिप्रेस्ड कंडीशन में, सिर्फ अपनी ज़रूरतों की पालना के लिए अगर हम शादी कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी गलत व्यक्ति से बंध जाएं और कल को हमें बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। इसीलिए हर बहन को मेरा एक ही सलाह कि अगर आप आश्रम से बाहर निकलने का फैसला ले रहे हैं तो कोई भी जल्दबाजी ना करे, क्योंकि आश्रम से निकलते वक्त मानसिक अवस्था बहुत अच्छी नहीं होगी, दुख होगा, डिप्रेशन होगा। इसलिए थोड़ा खुद को समय दें, थोड़ा पॉज, थोड़ा रुकें और अपने आप को, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक स्टेप लें। अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करें पहले, उसके बाद फिर अपने लिए फाइनल फैसला लें। आपका अगला सवाल, आप कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर जिले में एक छोटा सा तहसील सिमलवाड़ा, वहाँ एक स्कूल है नालंदा विद्यापीठ, वहाँ मैं डायरेक्टर कम प्रिंसिपल के पोजीशन में कार्यरत हूँ। क्या आप नौकरी देते हैं? जी हाँ, इन बहनों को इस स्कूल में हम नौकरी देने की और इनको आत्मनिर्भर बनाने की इच्छा रखते हैं। इन बहनों के रहने और खाने की क्या व्यवस्था है? इन बहनों को एक ही जगह पर एक ही साथ रहने की व्यवस्था है। इन सभी का खाना एक साथ ही बनेगा। जो बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, क्या वो आपसे अप्रोच कर सकती हैं, आपसे मिल सकती हैं? क्या वे वहाँ रह सकती हैं? जी हाँ, वे भी मुझसे बात कर सकती हैं। उन्हें हम कुछ ऐसा काम ले सकते हैं, कुछ घरेलू काम, जैसे स्कूल का जो कैंटीन है वो संभाल सकते हैं, या फिर भविष्य में उनके लिए हम कुछ घरेलू उद्योग, उनके बारे में भी हम कुछ सोच सकते हैं और उन्हें उस तरीके से प्रोत्साहन दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल स्कूल के मालिक के बारे में भी कुछ एक दो भाई बहनों ने पूछा था। स्कूल के मालिक मिस्टर जितेंद्र कलाल, आपके पास जो भी लीफलेट आया है उसमें पहले लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक वो हर शब्द मिस्टर जितेंद्र कलाल ने ही लिखा है। मैं ये स्टेप इसलिए ले पा रही हूँ क्योंकि मेरे विचार स्कूल के मालिक के विचारों से मिलते हैं, और ये शायद उनका ही सपोर्ट है जिसके कारण मैं बहनों के प्रति एक सपोर्टिंग हैंड एक्सटेंड कर रही हूँ। जिसको भी इस वीडियो देखने के बाद अगर फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है, वो खुद यहाँ आकर स्कूल में हमसे मिल सकते हैं, स्कूल देख सकते हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पर एक ऐसी बहन मेरे साथ रहती हैं जिन्हें मैंने इस स्कूल में जॉब दिया है और वो पिछले 2 महीने से यहाँ रह रही हैं। तो आप चाहें तो यहाँ आकर उन बहन से भी बात कर सकते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। अगर कुछ ऐसे सवाल रह गए होंगे जिनके के जवाब देना ज़रूरी होगा तो उनका जवाब लेकर मैं दूसरे वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्कार।